हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग आईपीसी में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध को पढ़ेंगे। इसका प्रावधान अध्याय 16 में किया गया है, चैप्टर 16 में, जो सेक्शन 299 से लेकर 377 तक 377 तक किया गया है। देखिए, ये जो आईपीसी में जो चैप्टर है 16, ये आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपसे यही हो सकता है कि पूरे आईपीसी में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज कि जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो या तो प्री के क्वेश्चन हो गए, मेंस के क्वेश्चन हो गए, तो जनरल एक्सेप्शंस के बाद, सामान्य अपवाद के बाद, जो अध्याय 4 में है सामान्य अपवाद, उसके बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो ये है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, 100% वहां से आते हैं। कोई भी एग्जाम होगा, अगर वहां आईपीसी है तो वहां जरूर क्वेश्चन आएंगे जनरल एक्सेप्शन से। सेकंड पे नंबर आएगा इस चीज का, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, यहां से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्याय 16 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। कहां से कहां तक है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या किस अध्याय में, किस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर का नाम क्या है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से अपराध शामिल हो रहे हैं, ये सब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहां से कहां तक प्रावधान किया गया, सेक्शन 299 से लेकर 377 तक प्रावधान इसका किया गया है। ठीक है, चलिए धीमे धीमे करके शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन हमारा 299 से शुरू होगा। ध्यान ये दीजिएगा, हमें प्री पढ़ना है, फिर से मैं बता रहा हूं, 299 और 300 उसी नजरिए से आप देखिएगा। मेंस पढ़ना होता तो बात अलग थी, ठीक है, क्योंकि टाइम का अभाव है, इसमें टाइम ज्यादा जाएगा। अच्छा तो यही होता है कि आप पहले मेंस पढ़ें, पूरा डिटेल में पढ़ें, उसके बाद प्री पढ़ें। ठीक है, मगर स्ट्रेटजी यहाँ पे दूसरी है और आपके पास समय कम रहता है, इसलिए यहाँ पे प्री की क्लास भी चल रही है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 299 क्या कह रहे हैं? आपराधिक मानववध शब्द यूज हुआ है। क्या हुआ शब्द यूज? आपराधिक मानववध शब्द यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां हमें क्या जानना जरूरी है? पहले यह जानना जरूरी है कि मानववध क्या होता है। ठीक है, मानववध क्या है? मानववध यहां का क्या मतलब है कि जब किसी मनुष्य के द्वारा किसी अन्य मनुष्य की वध कर दिया जाता है या हत्या कारित कर दी जाती है, तो ऐसे हत्या को या ऐसे वध को क्या कहेंगे? मानववध कहते हैं। ठीक है, मानववध क्या है? एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध कर देना मानववध कहलाता है। अब आपराधिक मानववध किसे कहेंगे? जब उसी मनुष्य के द्वारा दुराशय पूर्वक, ठीक है, आपराधिक आशय से जब दूसरे व्यक्ति को वध कर दिया जाता है तो उसको आपराधिक मानववध कहते हैं। ठीक है, और यह आपराधिक मानववध एक वैध रूप में हो सकता है, ठीक है, और एक गलत तरीके से अवैध रूप में हो सकता है। ठीक, वैध रूप में कैसे हो सकता है? जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको, इसमें होगा। और एक गलत तरीके से कहां हो सकता है? जैसे स्वयं 299 में, 300 में, 304A, 304B, ये सब क्या है? गलत तरीके से आपका, ठीक है, अवैध तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध में क्या हमें पढ़ना है? पहली चीज तो आप आपराधिक मानववध सिर्फ ये समझिए कि किस सेक्शन में दिया गया है। प्री के हिसाब से कहां तक इंपॉर्टेंट है ये आप जानिए, किस सेक्शन में दिया गया है आपराधिक मानववध। प्लस 3 इसके दृष्टांत दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तीनों पढ़ लीजिएगा। उसमें जैसे कि ये है ना कि एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो एक गड्ढा खन देता है कि बी नाम का व्यक्ति आए और उसमें गिर जाए। वो झाड़ी उड़ी फैला देता है गड्ढे के ऊपर कि भाई उसको दिखे ना, उसको पता नहीं रहे कि हाँ भाई आराम से मैं चल रहा हूँ, और उसी पे पैर रखता है और उसी झाड़ी में जाके गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ कि इनको कहाँ पे आपराधिक मानववध के लिए ए को दायी माना गया। तो ऐसे आपके 3 दृष्टांत हैं टोटल और 3 स्पष्टीकरण हैं वहां पर। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पष्टीकरण है वह स्पष्टीकरण तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा स्पष्टीकरण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी पूछा जाता है प्रॉब्लम बना के, और ये प्री में भी पूछा जाता है कि किस स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है, जिसके विषय में मैं भी आपको बताऊंगा। तो किस स्पष्टीकरण में है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, टोटल 3 स्पष्टीकरण हैं, ये भी पता है। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि सेक्शन 299 में कितने स्पष्टीकरण हैं, तो 3 स्पष्टीकरण हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए स्पष्टीकरण की बात करते हैं। देखिए, इस स्पष्टीकरण को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें 3 पॉइंट निकल के आएंगे सामने। तीनों को मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट, इसमें देखिए बच्चे की बात हो रही है कि उसकी मृत्यु कारित कर दी जा रही है, तो क्या होगा उस वहां पर। तो 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आपका कि यदि बच्चा मां के गर्भ में है अब तब मृत्यु कारित कर दी जा रही है, तो क्या कंडीशन होगी, तो वह सेक्शन 312 के अंतर्गत जा सकता है। गर्भपात कारित करने का अपराध कारित हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 312 जब आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको। ठीक है, वहां जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या घट सकती है कि बच्चे का कोई अंग बाहर निकल आया है, थोड़ा सा अंग बाहर निकला है, भले ही बच्चे ने सांस ली हो अथवा न ली हो। ठीक है, भले ही बच्चे ने सांस ली हो अथवा न ली हो, और तब उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है। कब? जब बच्चे का थोड़ा सा कोई अंग बाहर निकला है और बच्चे ने सांस ली है या नहीं ली है, तो भी उसकी अगर मृत्यु कारित कर दी जाती है तो वह व्यक्ति किस दंड से दायी होगा? आपराधिक मानववध के दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आपराधिक मानववध का दोषी होगा। ध्यान रहे, पहला और दूसरा 2 पॉइंट हो गया। पहला क्या बताया हमने? पहला हमने ये बताया कि बच्चा गर्भ में ही है, बाहर नहीं आया है और तब मृत्यु कारित की जा रही है, तो गर्भपात कारित करने का अपराध बन सकता है 312 के अधीन। दूसरा, बच्चे का थोड़ा सा अंग बाहर आ गया है और तब आप मृत्यु कारित कर रहे हैं, तब अपराधी मानववध का दोषी माना जाएगा, जो कि यह स्पष्टीकरण 3 प्रावधान करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ गया है और तब आप मृत्यु कारित कर दे रहे हैं उसकी, तो वह व्यक्ति किस चीज के लिए दायी होगा? तो वह व्यक्ति 300 हत्या का दायी माना जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन होगी आपके पास। यहां आपका दूसरी कंडीशन बताई जा रही है, अभी तक मैंने जो बात किया आपसे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? ये मां के गर्भ में शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे यहां पे वही चीज, ये पहली कंडीशन थी जो हमने बताया आपको। ठीक, ये पहली कंडीशन हमने जो बताया आपको कि मां के गर्भ में है, ध्यान रहे बाहर नहीं आया है, मां के गर्भ में है और शिशु की कोई मृत्यु कारित कर दे रहा है, तो यह आपराधिक मानववध नहीं होगा। बट वह 312 के अधीन गर्भपात कारित करने के सेंस में वह अपराध कारित माना जाएगा। ठीक है, दोष सिद्ध किया जा सकता है वह व्यक्ति। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान से समझिएगा। लेकिन ध्यान रहे जीवित शिशु का, ध्यान रहे जीवित शिशु का कोई अंग बाहर निकल आए और तब कोई मृत्यु कारित कर दे रहा है, तब क्या होगा? आपराधिक मानववध होगा। ये दूसरा पॉइंट हमने बताया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि पूरी तरह से बच्चा बाहर आ गया और तब मृत्यु आप कारित कर दे रहे हैं उसकी, तो क्या होगा? आप
का आप 300 के अंतर्गत, हत्या के अंतर्गत दायी माने जाएंगे और आपको 302 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये आप आई थिंक आपको समझ गए होंगे। तो इतनी चीजें हैं। ये हुआ 299। ठीक है, देखिए हमने 299 को तीन सेक्शंस में एक साथ पढ़ेंगे। 299, फिर 304 और फिर 308। इसको आप एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ आपको याद होंगे ये सेक्शंस। ये हुआ 299। 304 क्या बात करता है? 304 आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान करता है। क्या दंड मिलेगा? देखिए, आपराधिक मानववध के लिए दंड क्या है? यदि आशय से किया गया है कोई कार्य तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष और जुर्माने की बात की गई। जब कार्य आशय से किया गया, यदि ज्ञान के साथ किया गया, ध्यान रहे ये आशय पर है ये दंड, ये जो दंड है, और यदि ज्ञान के साथ किया गया तो क्या होगा? तब 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आशय और ज्ञान दो चीजें हैं इसमें। आशय पर अलग दंड है, ज्ञान पर अलग दंड है। तो ये आपराधिक मानव के लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 304 में किया गया। पूछा जाता है आपसे कि आपराधिक मानव के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये 299 आपराधिक मानववध के लिए दंड सेक्शन 304 में बताया गया है, आशय और ज्ञान पर। ठीक है, अब 308, सेक्शन 308 क्या कहता है? आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न बताया गया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किस सेक्शन में है? सेक्शन 308 में है। बस इतना पता रहा है आपको। तो यहां हमने 3 सेक्शन पढ़ा। 299 आपराधिक मानववध, 304 आपराधिक मानववध के लिए दंड, 308 आपराधिक मानववध का प्रयत्न। ठीक है, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 4 का दुगना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 299, 304, 308 ये आपका आपराधिक मानववध हुआ। अब हम लोग हत्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ना इतना है कि आपका प्री निकल जाए, प्री न रुके आपसे। क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाइए। और मैंने आपसे कहा है कि आप दृष्टांत जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दृष्टांत इसके। ठीक है, चलिए हत्या। हत्या कहां है? सेक्शन 300 में परिभाषित है। हत्या को परिभाषित किया गया है। कब आपराधिक मानववध हत्या का रूप ले लेता है तो वो कब लेगा? जब वो 4 कंडीशन ये घटेंगी, चारों में से कोई कंडीशन घटती है तब वह आपराधिक मानववध का कार्य आपका वो हत्या का रूप ले लेता है। क्या कंडीशन है? इंपॉर्टेंट है, ये चारों हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। कोई कार्य ऐसा किया गया है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। ऐसा कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जैसे पिस्टल निकाला, ताना, फायर कर दिया, मर गया व्यक्ति। ये क्या है? हत्या। कुछ सोचना विचारना नहीं है, हत्या है। सीधे आपका इंटेंशन था मारने का, पता भी था, हर चीज था, तुरंत मारा, ऑन द स्पॉट मर गया, हत्या। सिंपल। ठीक है, इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस वेंकलू का मामला है। इसमें क्या था कि एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक व्यक्ति था। ये मान लीजिए ये झोपड़ी है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति हैं और ये बी हैं। इन्होंने क्या किया? इसमें क्या किया? आग लगा दिया झोपड़ी में, ये जलने लगी। ठीक, झोपड़ी में ए है, बी ने क्या किया? ए झोपड़ी में थे, गए आग लगा दिया, झोपड़ी पूरी जलने लगी। और यही नहीं किया, सिर्फ आग ही नहीं लगाया,
झोपड़ी के बाहर एक सिटकन होती है बंद करने के लिए, बाहर का जो दरवाजा होता है वहां पर उसमें ताला भी बंद कर दिया कि कोई खोलना भी चाहे उस व्यक्ति को तो खोल ना सके। एक व्यक्ति पहरा दे रहा था, वो जानता था कि यदि कोई व्यक्ति अगर आग को देखते हुए आना भी चाहे कि भाई खोल के ए को निकाल लें तो निकाल भी ना पाए, ये इतना सोचा था उसने। तो गया, पहले ताला लगाया, ताला लगाने के बाद उसने झोपड़ी में आग लगा दी। तो यहां पे क्या कहा गया कि बी को किस चीज के लिए दायी माना गया? हत्या के लिए दायी माना गया। ठीक है, यह मामला आर वर्सेस वेंकलू का है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड आइए, ये फर्स्ट था, सेकंड आइए, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो। ध्यान रहे, अपराधी क्या करता हो? जानता हो, ये इंपॉर्टेंट है। अपराधी जानता हो कि उससे मृत्यु होनी संभाव्य है। ठीक है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे कोई कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु होनी संभाव्य है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए ही है, यहां पे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और ये है बी, इनको क्या करते हैं कि गए हैं इनकी मृत्यु कारित करने। अब बी की विषय में शारीरिक स्थिति के बारे में, क्या इनको शारीरिक परेशानी है बी को, इसके बारे में ए अवगत थे, जानते थे, बखूबी जानते थे ए कि फला इनको परेशानी है। मान लीजिए ए बी को क्या है, प्लीहा बढ़ी हुई है, वो ए जानता है कि बी को प्लीहा बढ़ी हुई है, एक मुक्का मारेंगे ये निकल पड़ेंगे। ठीक है, चल बसेंगे ये। तो ये क्या किए, ए क्या किए, बी को क्या किए, उसी प्लीहा पर एक मुक्का कस के मारे और बी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो ए को किस चीज के लिए दायी माना गया? इनको हत्या के लिए दायी माना गया। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, पता था इनको शारीरिक क्षति कारित करने कैसे, जिसे अपराधी ये अपराधी हो गए, इन्होंने मारा, जानते थे ये कि उससे मृत्यु हो जाएगी, तो उससे मृत्यु होनी संभाव्य है। तो ए को क्या है, हत्या के लिए दायी माना गया। ठीक है, यही आपका दृष्टांत है। जो दो दृष्टांत आपको मैंने यही बता दिया। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट में कहा गया कि आशय पूर्वक ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, आशय पूर्वक ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो कि जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार कोई औजार से, हथियार से इसे घुमाता है, आपके गर्दन पे लग जाती है, ठीक है, तो वहां पे वह व्यक्ति हत्या का दायी माना जाएगा, क्योंकि यहां पे सावधानी बरतना होता है भाई धारदार हथियार से कि किसी को भी वह हथियार लग सकता है। ठीक है, तो वहां पर उस व्यक्ति को दायी माना जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, कहा जा रहा है कि आशय पूर्वक ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो। जो धारदार हथियार है, जो तलवार है, उससे क्या किया, गर्दन उड़ा दिया। तो यहां पर उस व्यक्ति को हत्या के अंतर्गत दायी माना जाएगा। ठीक है, ये यहां पर इसी से संबंधित देखिए एक केस है विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। आपसे जब कभी भी यह पूछा जाए कि विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला कहां से संबंधित है, तो आप यह बताएंगे सेक्शन 300 के क्लॉज 3 से संबंधित है, खंड 3 की बात है, यहां से संबंधित है। यह भी याद रहे किस खंड में है, और यह केस इसी पे डिपेंड है पूरा, विरसा सिंह के मामले में। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो इनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिलहाल सिर्फ यह आप जानते रहिए कि विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला 300 के क्लॉज 3 से संबंधित है। नेक्स्ट केस आती है रजवंत सिंह का मामला है। यह भी इंपॉर्टेंट केस है। आप
इसमें यह किया गया कि एक व्यक्ति के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया गया, मुंह पर टेप लगा दिया गया और उसके नाक में क्लोरोफॉर्म की रुई ठूस दी गई और एक नाली थी छिछली, उसमें छोड़ दिया गया। इतना कार्य करने के बाद सोचिए स्थिति उस व्यक्ति की क्या होगी जो इतना कार्य करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। तो इतना कार्य करने के बाद छोड़ दिया गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जिसने वह ऐसा कार्य किया था उसको किस चीज के लिए दायी माना गया? हत्या के लिए दायी माना गया। ठीक है, तो ये आपका 3 क्लॉज पूरे हुए, 1 2 3 तक। आइए लास्ट देखते हैं। हत्या में चौथा पॉइंट हमारा है कि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि उससे किसी मानव की मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि उससे किसी मानव की मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। यहां देखिए मामला था एक 11वीं बाई का मामला था। 11वीं बाई के मामले में यह कहा गया था कि एक महिला थी, पारिवारिक जीवन से तंग होकर अपने बच्चे को लेकर गई, कुएं में कूद गई। तो उस बच्चे की मृत्यु के लिए वह महिला दायी मानी गई थी। सेक्शन 300 हत्या के अंतर्गत दायी मानी गई। ठीक है, यह बात इसमें कही गई थी 11वीं बाई के मामले में। इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, पूछा जाता है कि किस सेक्शन से संबंधित है, तो यह सेक्शन 300 से संबंधित है। ठीक है, इसी में एक है आपका दृष्टांत होगा कि कोई व्यक्ति है, तोप लगा दिया, तोप खाना, गोला बारूद छोड़ दिया, भीड़ है, भीड़ इकट्ठी है, उसी में जाके छोड़ दिया। वहां पे क्या है कि उस व्यक्ति को सेक्शन 300 के अंतर्गत दायी माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी सेक्शन 300 के अंतर्गत थी। इसमें देखिए 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट हमने बता दिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। इनको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, दृष्टांत जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दृष्टांत जरूर पढ़िएगा। तो 300 के 4 खंड हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें अपवाद है। इसमें यह कहा गया कि कब सेक्शन 300 हत्या, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाएगी जब वह कार्य हत्या में न होके बल्कि आपराधिक मानववध में कन्वर्ट हो जाएगा, हत्या नहीं रहेगा। तो वो अपवादित दशाएं, 5 अपवादित दशाएं बताई गई हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। पहला अपवाद, गंभीर और अचानक प्रकोपन। इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन दूसरे के तरफ से दिया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है और आप उसके गंभीर और अचानक प्रकोपन पर देखिए जो अचानक प्रकोपन है कैसा होना चाहिए? गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। और वह व्यक्ति दे रहा है आपको और आप तब उसकी मृत्यु कारित कर रहे हैं, ऐसा वह प्रकोपन है, तब आपको छूट प्रदान की जाएगी, आपको आपराधिक मानववध के अंतर्गत दायी माना जाएगा। हत्या के लिए आप दायी नहीं होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपका था। इसी में केएम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है। पूछा जाता है कि अपवाद 300 के अपवाद में किस खंड से संबंधित है केएम नानावती का वाद। तो आप बताएंगे कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है केएम नानावती का वाद। दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया जाए। आपको देखिए, हर व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के भी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस में बताया था। ठीक है, वहां हमने बताया था। यहां क्या है, वही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो आपको दिया गया है उसका आप अतिक्रमण कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। आपका किसी ने नाक खींचा, आपने बंदूक निकाला, गोली मार दिया। अरे आप एक थप्पड़ मार देते, 2 थप्पड़ मार देते, बंदूक निकाल के गोली मार, कुछ ज्यादा ही आपने अपने राइट का यूज कर लिया।
तो इतना तक नहीं कर सकते भाई। जितनी डिमांड है आपके प्राइवेट डिफेंस का, आप उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को यहां कहा गया। इसी में हमने पहले भी एक केस बताई थी, फकीरा चमार का मामला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है प्राइवेट डिफेंस पे। इस पे क्या था कि एक चोर चोरी करने गया किसी घर में, और वो ऐसा मतलब था, जगह था जिसमें वो उड़स गया, आधी शरीर अंदर आधी शरीर बाहर। वहां के लोगों ने क्या दे दनादन डंडा डंडा मारना शुरू किया, उसकी मृत्यु हो गई। अरे वो तो पहले से ही असहाय था, आधा मरा टाइप में था, वो क्या कर सकता था आपका, वो तो फंसा ही था। उसको क्या जरूरत थी इतना लाठी मारने की कि मर जाए। अरे एक लाठी मारते बहुत था, 2 लाठी मारते, इतना लाठी मारा गया कि मर ही गया। ठीक है, तो इन सभी लोगों को इसके अंतर्गत दायी माना गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। कोई लोक सेवक है, हमने प्राइवेट डिफेंस में पढ़ा था कि लोक सेवक जब उपस्थित हैं, उनकी सेवा ली जा सकती है, तब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। बट यहां यह कहा जा रहा है कि यदि लोक सेवक के ऊपर भी, एक आम जन व्यक्ति के ऊपर ही लागू नहीं किया गया, लोक सेवक को भी रोका गया है कि आप भी जितना आपका डिमांड है, जितना आपको ड्यूटी सौंपी गई है, जितना आपको राइट दिया गया है उस अपराध के विरुद्ध करने के लिए, आप उतना ही यूज करिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी किया है, कोई सामान बिस्किट निकाल के कहीं दुकान से भाग रहा है, तब आपके पास ये राइट थोड़ी ना है कि आपने बंदूक निकाला उसको गोली मार दिया। इतना बड़ा अपराध नहीं है, वहां तो 3 ही साल तक अधिकतम सजा है। आप बंदूक निकाल के उसकी जान ले रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो वहां पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज। चौथा, आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित करना। कहीं रोड पर अचानक लड़ाई हो जा रही है, उसमें लोग अपने एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो इसमें अपवाद के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें क्या होता है, पहले से वेल प्लान नहीं होता कोई चीज कि फलाने को मारना है, इनको मारना है, ऐसे करना ना। वो चीजें, लड़ाई जो है वो अचानक होनी चाहिए, वेल प्लान नहीं होनी चाहिए कि हाँ इतने बजे मारना है, इतने बजे तुम ये कर देना, नहीं, ये सब नहीं। लड़ाई क्यों हो, अचानक होनी चाहिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे बचाव दिया गया, अपवाद की श्रेणी में इसको रखा गया है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, मृतक की सहमति होनी चाहिए। किस मृतक की सहमति? सहमति 18 वर्ष से अधिक निधि हो। कौन दे सहमति? जो मर रहा है, जिसको मारे हैं आप, वह व्यक्ति सहमति दे रहा है। जो वह, उस व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए जो सहमति दे रहा है? वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यहां एक केस थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इस पे, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक व्यक्ति हाई स्कूल में 3 या 4 बार फेल हो गया था, तो अपने जीवन से ऊब गया था। उसने सोचा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रह गया, आगे मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। घर गया, अपनी बीवी से कहा कि भाई मैं मरना चाहता हूं। तो बीवी ने कहा नहीं, पहले आप मुझे मार दो, फिर आप मर जाना। गया, पहले बीवी को मारा जहर देके या किसी भी माध्यम से, पहले बीवी को मारा। बीवी की उम्र 19 वर्ष थी। ठीक है, बीवी को पहले मारा और अपने को जैसे ही मारने चला वैसे ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो यहां पे उसको दायी माना गया, ये अपवाद की श्रेणी में उसको रखा गया था। ठीक है, तो ये आपके 5 अपवाद हैं। सेक्शन 300 हमने बताया, इसमें 4 खंड है, ध्यान दीजिएगा। केस लॉ इंपॉर्टेंट है, केस लॉ ध्यान से देख लीजिएगा आप, किस केस लॉ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। 4 आपके पॉइंट हैं हत्या में। ठीक है, अपवाद में 5 अपवाद हैं आपके टोटल, ध्यान रहे। पहला गंभीर अचानक प्रकोपन, दूसरा प्राइवेट प्रतिरक्षा का आप अतिक्रमण कर दे रहे हैं, तीसरा लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण वो कर दे रहा है, चौथा क्या है, अचानक ही लड़ाई हो जा रही है उसमें मृत्यु कोई कारित कर दे रहा है, और 5वां मृतक की सहमति। कितनी सहमति? ध्यान रहे कि 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति सहमति दे रहा है, ये ध्यान रहे। तो ये आपका 300 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 299 और 300 में अंतर किस केस में बताया गया है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है आर वर्सेस गोविंदा के मामले में यह अंतर बताया गया 299 और 300 में। और न्यायाधीश कौन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यायाधीश इसमें कौन थे, मेलविल थे, मेलविल न्यायाधीश थे, इनका नाम था। आर वर्सेस गोविंदा में ये न्यायाधीश थे मेलविल, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अब आइए देखिए, हमने 300 पढ़ा, हत्या क्या है। अब हत्या के लिए दंड पढ़ लें कि क्या दंड है। ध्यान रहे कि 299 का दंड 304 में बताया गया है और 300 का दंड 302 में बताया गया है, ये याद रहे आपको। ठीक है, दंड कितना है ये भी याद रहे। 302 में दंड कितना है, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान ये रहे कि जो आपराधिक मानववध है इसमें मृत्यु नहीं है, आजीवन कारावास तो है बट मृत्यु का प्रावधान नहीं है। यहां क्या है 300 में, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है 302 में। ठीक, चलिए 301 क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। ठीक है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एग्जांपल में मैं बताऊं, ए का यह आशय था कि मैं बी को मार दूं, हाँ, और गोली लग गई सी को। आशय इनको मारने का नहीं था, इनको था, सी को लग गई, तो ये कहां आएंगे, ये सेक्शन 301 के अंतर्गत दायी माने जाएंगे। ए, इसमें दूसरी चीज जैसे है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए जहर का एक मिठाई लेके गया, ए नाम का व्यक्ति है, बी को जहर देना चाहता था, मिठाई लेके गया, भाई मिठाई आप खा लीजिए। बी ने क्या किया, वो मिठाई अपने नहीं खाया बल्कि अपने लड़के को खिला दिया, लड़के की मृत्यु हो गई। तो वहां पे ए को क्या माना जाएगा, ए को इस सेक्शन के अधीन दायी माना जाएगा। ठीक है, और इसी सेक्शन को, सेक्शन 301 को डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस किस सेक्शन को कहा जाता है, तो सेक्शन 301 को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 301 हो गया, 302 हो गया, 303 क्या है, इस सेक्शन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किस केस लॉ में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 304A और 304B हमें पढ़ना है, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे आज। तो 304A क्या है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। आपसे पूछा जाएगा कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना किस सेक्शन में है, तो 304A में बताया गया है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सेक्शन में 304A में न तो आशय होता है न तो ज्ञान होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखे रहिएगा। आशय व ज्ञान अनुपस्थित होता है, नहीं होता है किसी व्यक्ति में। ठीक है, आशय व ज्ञान अनुपस्थित होता है। 304A की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दंड अगर बात की जाए 304A में दंड जो है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है व्यक्ति। कितना है, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना क्या है इसमें जैसे यह है कि कोई एक अविवाहित लड़की है, ठीक है, उसने किसी शिशु को जन्म दिया और उस शिशु को कहीं निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पर उसने छोड़ दिया, इस आशय से कि कोई व्यक्ति आएगा उसको उठा ली जाएगा, कपड़ा पर लपेट के अच्छे से उस बच्चे को उस स्थान पर रख दिया। उस बच्चे की, जो शिशु था, उसकी भूख से तड़पने के कारण मृत्यु हो गई। तो उस महिला को क्या है, 304A के अंतर्गत दायी माना गया। ठीक है, ये मामला देखिए 304A अधिकतर डॉक्टरों पर लागू होता है,
ये लोग ज़्यादा थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं पेशेंट के साथ। दवा इंजेक्शन देना है कुछ और दे दिया कुछ, दवा देना है कुछ दे दिया कुछ, कभी कैंची छूट जा रही है, कभी कुछ छूट जा रहा है पेट में। ठीक है, ऐसा वारदात होती है तो फिर वो कहाँ जाए माने जाएंगे, 304A के अंतर्गत। दवा मानिए देना था कुछ, लेवल कुछ और, बिना पढ़े ही लेवल का उन्होंने दवा दे दिया पेशेंट को कुछ और, पेशेंट की हालत खराब, तो वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए दायी माने जाएंगे, 304A के अंतर्गत उपेक्षा के लिए दायी माने जाएंगे। ठीक है, तो 304A आपका ये रहा। लास्ट सेक्शन 304B दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान करता है। दहेज मृत्यु एविडेंस में कहाँ है दहेज मृत्यु, आप लोग बताइएगा कि एविडेंस में दहेज मृत्यु से संबंधित सेक्शन कहाँ पर बताया गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग। दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु में क्या कहा गया कि कोई महिला जिसका विवाह हुआ, विवाह के तारीख से 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है और ऐसी मृत्यु उसके पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और वह जो मृत्यु हुई है वो दहेज की मांग के लिए किया गया है, क्रूरता की गई है या उसके साथ तंग किया गया है उसको, तो ऐसी क्रूरता या ऐसा तंग किस चीज के लिए किया गया, दहेज की मांग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और तब उसकी मृत्यु हो जा रही है विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तो कहा जाएगा यह दहेज मृत्यु है। ठीक है, तो यह 304B के अंतर्गत वो लोग दायी माने जाएंगे। कितना दंड दिया जाएगा ये ध्यान रहे, दंड का प्रावधान है 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक, 7 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है दंड। ठीक है, अब लास्ट ये 304B कब जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ये 1986 में ये जोड़ा गया, 304B को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा हमने बताया सेक्शन 299 से 304B प्लस 308 तक। ठीक है, इतना बताया। अब अगला हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर थोड़ा टाइम लगा, आगे में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अब थोड़ा हम लोग जल्दी स्पीड में चलेंगे। ठीक है, और यदि आपको यहाँ तक वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।